हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपीजी वाला पे। मेरा नाम है योगेश लहानकर, आपका हिस्ट्री का एजुकेटर। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, सीयूईटी पीजी की आपकी 2026 की जो एग्जाम है HUQP09 यानी हिस्ट्री के लिए आपकी जो एग्जाम होने वाली है वो कब होगी? वो होगी मार्च के महीने में। अगर आप 2025 के एग्जामिनेशन पैटर्न को देखते हैं तो आपकी हिस्ट्री की एग्जाम मार्च के आखिरी हफ्ते में थी। ऐसे में अब आपके हाथ में आपको लग सकता है कि 60 से ज्यादा दिन बचे हैं, लेकिन हम लोग यहां पे फिर आपके लिए लास्ट 60 डेज स्ट्रैटेजी क्यों लाए हैं? देखिए, मार्च के महीने में किस तरीके से आपकी एग्जाम होगी, उसका टाइम टेबल क्या होगा, वो कौन से शिफ्ट में होगी, ये अभी तक हमें पता नहीं है। आपकी एग्जाम 2025 से प्रीपॉन भी हो सकती है और पोस्टबॉर्न भी हो सकती है। तो ऐसे में हम अब हमारे हाथ में, चूंकि जनवरी का लगभग पहला वीक भी हमारे हाथ से अब फिसल चुका है लगभग, क्योंकि आज जब मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं ऑलरेडी 2 जनवरी है। जब तक आपके हाथ में ये सेशन आएगा तब तक ऑलरेडी 2 से 3 दिन निकल चुके होंगे, तो पहला वीक भी चला गया ऐसे मान सकते हैं। तो ऐसे में जनवरी के 3 वीक्स, फेब्रुवरी के 4 वीक्स और स्ट्रिक्टली 4 वीक्स मिलते हैं आपको फेब्रुवरी में, है ना। और उसके बाद मार्च का एक पहला वीक, कुल मिला के आपके पास 8 हफ्ते यानी 2 महीने बचे हैं। 60 दिन की स्ट्रैटेजी इसीलिए लाए हैं। हम लोगों को पता नहीं है कि आपकी एग्जाम एग्जैक्टली होगी कब, राइट? तो 60 दिन पकड़ना ही आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन चॉइस हो सकती है। दूसरी चीज, हमने यहाँ पे स्कोर जो है 250 प्लस को आपको टारगेट करने के लिए क्यों बोला है? सीयूईटी पीजी के तहत आपको जेएनयू, डीयू, बीएचयू एंड हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहां पे एडमिशन मिलने की ये होती है, मतलब यहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं प्रोवाइडेड दैट यू हैव द स्कोर। इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड कि अगर आपको जेएनयू में एडमिशन चाहिए तो आपका स्कोर 240 प्लस होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी। बाकी के कैटेगरीज जो हैं थोड़े बहुत 5-7 मार्क्स ऊपर नीचे ऐसा। वहीं अगर आपको डीयू या फिर बीएचयू में पहले लिस्ट में आपका एडमिशन होना है तो 220 प्लस स्कोर इज यूजुअली कंसिडर्ड अ सेफ स्कोर। वहीं अगर हम हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वहां पे भी लगभग 210 के आसपास का स्कोर जो है इसको सेफ स्कोर बोला जाता है। और इसीलिए भारत की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी में HUQP09 यानी हिस्ट्री के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपको लगभग 240-250 मार्क्स चाहिए, और इसीलिए हम लोग टारगेट रख रहे हैं 250 प्लस का। तो अब आपको समझ में आया होगा सीयूईटी पीजी हिस्ट्री के लिए लास्ट 60 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हम लोग क्यों यहां पे बात कर रहे हैं, है ना। आपका स्कोर जो है 250 प्लस के बारे में हम लोग क्यों यहां पे बात कर रहे हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर अडू नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्ट्रेटेजी। और इस स्ट्रेटेजी को मैं कंपोजिट स्ट्रेटेजी कहता हूं। जी हाँ, यहां पे मैं पहले वीक में इतना करो, दूसरे वीक में इतना करो, तीसरे में वो, चौथे में वो, ये नहीं बोलने वाला हूं। क्योंकि मुझे पता है इस मुकाम पे आके, जहां पे जनवरी का पहला हफ्ता भी लगभग हाथ से फिसल चुका है, यहां पे आके अगर मैं ये सारी चीजें आपको बोलता रहूंगा कि यार पहले 7 दिनों में ये करो, दूसरे 7 दिनों में ये करो, नहीं हो पाएगा। आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होती है उसमें एक्चुअली हमेशा से 2 भाग होते हैं। 2 भाग कौन से होते हैं? पहला होता है आपका एकेडमिक प्रिपरेशन, दूसरा होता है आपका एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन। सारे बच्चे इसके ऊपर 90% फोकस रखते हैं और 10% ही यहां पे फोकस रखते हैं। देखिए, अगर आप सिर्फ यही करते बैठे और आपने ये नहीं किया तो भाई यू आर ऑलरेडी इन ट्रबल। ठीक है, एक इसमें चौथा मुद्दा जो है मैंने जानबूझ के रखा है, इसको ऐड नहीं किया है, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करते हुए ऐड करूंगा। चलिए बात करते हैं एकेडमिक प्रिपरेशन एंड एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन, इन दोनों को एकदम कंपोजिटली हैंड इन हैंड कैसे आगे लेके जा सकते हैं। शुरुआत करिएगा एनसीईआरटी से। जी हाँ, मैं इस मुकाम पे आके भी आपको बोल रहा हूँ एनसीईआरटी से शुरुआत करनी है, लेकिन सारी की सारी ग्रेड 6 से लेके ग्रेड 12 की एनसीईआरटी मत पढ़िएगा। अब आपके पास उतना टाइम नहीं है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? या तो यू कुड से कि हाँ भाई मुझे एनसीईआरटी ऑलरेडी पता है तो इतना ज्यादा मुझे फोकस करने की जरूरत नहीं है, या फिर आप एक दूसरा काम कर सकते हो विच आई यूजुअली डू नॉट रिकमेंड, कि इसकी समरीज पढ़ लीजिएगा। इनकी जो है ना समरी जो होती है, समरीज ये पढ़ लीजिएगा। एक एक एनसीईआरटी के चैप्टर को 1 या 2 पन्नों में निपटा दिया जाता है ऐसे सो कॉल्ड समरीज में। यूजुअली तो मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अब टाइम नहीं है तो वो कर लीजिए।
उसके इमीडिएटली बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप करोगे आपके प्रिपरेशन में, वो होगी बेस बुक्स को पढ़ना। एंशियंट इंडिया के लिए आपकी आर एस शर्मा की इंडियाज एंशियंट पास्ट, मिडिवल इंडिया के लिए आपकी सतीश चंद्रा जी की हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, एंड मॉडर्न इंडिया के लिए बिपिन चंद्रा जी की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अगर आप इन 3 बुक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, जिसको टाइम लगेगा क्योंकि हर एक बुक में मतलब लगभग 300 के आसपास पेजेस वगैरह हैं, 30-30 चैप्टर्स हैं, तो ऐसे में इनको पढ़ने में समय लगेगा, लेकिन ये सबसे बेहतरीन ROI देने वाली बुक्स हैं। और इन तीनों के भीतर भी अगर आप RS शर्मा की बुक पढ़ते हो तो उसका सबसे बेस्ट ROI है। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सबसे बेस्ट देती हैं ये बेस्ट ROI वाली बुक्स हैं। तो मैं यहां पे आपको खुलेआम बोल रहा हूं, रेफरेंस बुक भी अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। यहां तक कि मैं यहां पे बोल ही रहा हूं कि रेफरेंस बुक जो है, अब आपके पास टाइम कम होने के कारण आप इनको बहुत कम कंसल्ट कर पाओगे। तो ऐसे में रेफरेंस बुक को कंसल्ट कब करना है वो मैं एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के बारे में जब बात करूंगा तब ये आपको मैं बोल दूंगा। अब आपको ये कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी एंड बेस बुक ये दोनों के दोनों जो हैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ने हैं। यानी अगर आप रिवॉल्ट ऑफ 1857 का टॉपिक प्रिपेयर करना चाहते हो तो वो सबसे पहले ग्रेड 8 की एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, एंड ग्रेड 12 की एनसीईआरटी में मिलेगा, तो वहां की उनकी समरीज पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ओल्ड न्यू जो कुछ भी हो, ठीक है, उनकी समरीज पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बेस बुक में आपको बिपिन चंद्रा से हो सके तो वो पढ़ लेना है, स्पेक्ट्रम भी साथ में रखिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज के ऊपर जाना है। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के ऊपर आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज खत्म करने हैं। आपको देखना है कि गलतियां कहां हुई हैं। अगर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो यूजुअली ये हो सकता है कि आपकी बेस बुक से उसका आंसर आपको पता ना चले, तो तब आपको रेफरेंस बुक के पास आना पड़ेगा। आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज में जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, कौन से वाले डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो होते हैं उनका उत्तर जानने के लिए आपको रेफरेंस बुक्स को थोड़ा सा टटोलना पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको लेके बैठ जाओ और रेफरेंस बुक को ही पढ़ते बैठो, नहीं, इस तरीके की स्ट्रैटेजी अब इस मुकाम पे आके काम नहीं करेगी। आपको एक कंपोजिट स्ट्रैटेजी को ही अपनाना पड़ेगा अभी। तो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करो, देखो कि कौन से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, क्यों आपके आंसर्स गलत हुए, और उनके आंसर्स आपको नहीं पता है तो रेफरेंस बुक खोल के शायद आपको देखना पड़ सकता है। इसके अलावा एक चौथी चीज जो मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा वो होगा आपका इग्नू। इग्नू का जो आपका ई ज्ञान कोश है ना, ई ज्ञान कोश, ये भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि यहां से ई ज्ञान कोश की जो आपकी बुक्स है इग्नू की, बहुत ही बेहतरीन है। यहां पे दिया गया कोई भी फैक्ट आप एज अ दिस थिंग यूज कर सकते हो, क्या बोलते हैं, एकदम वेल इस्टेब्लिश्ड फैक्ट के तौर पे यूज कर सकते हो, क्योंकि इग्नू की बुक्स है भाई वो, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन यहां से काफी ज्यादा आते हुए दिखा है मैंने, टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस, टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं इग्नू से काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये करते करते आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जब आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर लेते हो ना, उसके बाद इमीडिएटली जो कुछ भी आपने अभी तक किया है, होपफुली आपने जब ये रीड किया होगा तब इसके माइक्रो नोट्स भी बनाए होंगे, तो यहाँ पे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करने के बाद आप एक क्विक रिवीजन कर लीजिए, क्विक रिवीजन कर लीजिए। और आखिर में आपको फिर पीवाईक्यूज के ऊपर जाना है। पीवाईक्यूज के ऊपर जाके आपको पीवाईक्यूज का रट्टा नहीं लगाना है, आपको पीवाईक्यूज को एज अ सोर्स मटेरियल यूज करना है। सोर्स मटेरियल मतलब इसका ये होता है कि आपको देखना है जिस टॉपिक के ऊपर अभी अभी मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, बेस बुक पढ़ी, कुछ एमसीक्यूज करे, कुछ जो डिफिकल्ट लगे उनके बारे में मैंने हमारे रेफरेंस बुक से पढ़ा, इग्नू से पढ़ा। तो ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है, इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्हाट वाज द डिफिकल्टी लेवल एंड व्हाट वाज द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड, ये जब आपको पता चलेगा ना, तो ये सारी पूरी अंडरस्टैंडिंग लेके जब आप फाइनली मॉक देने जाओगे, आप बेहतरीन करोगे। उस मॉक टेस्ट में आप बेहतरीन करोगे। हर एक टॉपिक को इसी तरीके से निपटाने की कोशिश कीजिए।
अगर आप एंशियंट के साथ शुरुआत करते हैं तो ऐसे मत कीजिए कि सारा कुछ एंशियंट ही आप करते बैठे। 2-3 टॉपिक एंशियंट के उठाइए, 2-3 टॉपिक मिडिवल के उठाइए, 2-3 टॉपिक मॉडर्न के उठाइए, इस तरीके से कीजिए। बात आती है वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर आपकी एनसीईआरटीज काफ़ी है। आप एक काम कीजिएगा, ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी में जहाँ कहीं पे भी आपके जो वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये जहाँ कहीं पे भी आपके ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटीज में है, ग्रेड 9 की न्यू एनसीईआरटी में है, 9 एंड 10 ओल्ड एनसीईआरटी में है, उतना उठा के पढ़ लीजिए, बस बात खत्म। वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं करना है मत करो वर्ल्ड हिस्ट्री, चलो जाने दो, छोड़ो। लेकिन पूरा का पूरा इंडियन हिस्ट्री के जो 4 मॉड्यूल्स है, एंशियंट, अर्ली मिडिवल, मिडिवल एंड मॉडर्न, ये 4 मॉड्यूल्स है, इनको आपको इसी तरीके से कंप्लीट करना है और मॉक टेस्ट कंटिन्यूसली देते रहना है। मॉक टेस्ट आपको कंटिन्यूसली देते रहना है। भले ही आप पहले टॉपिक पे हो, आप ये पूछोगे कि सर मैं तो अभी एंशियंट इंडिया के पहले टॉपिक पे हूँ, स्टोन एज पे हूँ, पैलोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज कर रहा हूँ, अब मॉक टेस्ट दूंगा तो मेरे बहुत खराब स्कोर्स आएंगे, क्या करूं? मॉक टेस्ट दो मॉक टेस्ट आपको रोज कम से कम एक मॉक टेस्ट देनी है। तो इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हो, इस प्रकार की एक कंपोजिट स्ट्रैटेजी लेके अगर आप आगे बढ़ते हो, तो 250 प्लस का स्कोर अभी भी आप ला सकते हो, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं। आई होप ये पूरी की पूरी जो स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पे बताई है आपको, ये आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपकी कुछ मदद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं ऐसे ही किसी दूसरे इंफॉर्मेटिव सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।